Morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Diksha. Good morning, Sneha. Good morning, Krishna. Good morning, Kashish. Good morning, Madhu. Good morning, Ajay. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Divya. इतने कम लोग आए हैं अभी, जबकि लेट रखी है मैंने क्लास फिर भी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जो आएगा आता रहेगा। तो कल मैंने क्वेश्चंस दिए थे, हो गए सभी से? कर लिए सभी ने? सर सारे नहीं क्यों हुए आने तक। कितने किए हैं? बोलो भाई, कितने किए हैं? सर 4। 4 बस? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कोई इतने टफ थोड़ी क्वेश्चंस थे। क्लासेस देख ली हैं पूरी आरती? नहीं सर, थोड़ी सी बची है ना, इसलिए जो वो वाली जो नहीं देखी वो समझ नहीं आया, फिर मैंने वो लिखी है फिर अभी। तो देखो भाई, फिर पेपर वगैरह हो गए सब? यस सर। तो अब करो फिर, अब फ्री हो तो आज संडे को यूटिलाइज करो। कामिनी को 4 नहीं आए, दिव्या को 2-3 नहीं आए, स्नेहा को भी 1-2 नहीं आए। ठीक है। अंजलि, कितने किए हैं? अंजलि बताओ जरा। मैं शादी में थी तो आज क्यों आए हो? शादी में ही चले जाओ ना। भाई विदाई भी तो करवानी होगी अभी। इतनी जल्दी कैसे आ गए, ये बताओ। भाई क्लास नहीं ली थी तो आज 8:30 बजे क्लास थी। आप सुबह 6 बजे उठ सकते थे, 7 बजे उठ सकते थे। एक एक घंटा क्वेश्चंस को देख सकते थे ना। भाई ये तो केयरलेसनेस होती है, देखो। और अगर सुबह शादी से आए होते वापस तो अभी क्लास नहीं लेते। और अगर अभी क्लास लिए इसका मतलब कल शादी से वापस आ गए थे। लेट नाइट कर सकते थे, लेट नाइट भी अगर नहीं था तो फिर अभी मॉर्निंग में कर सकते थे। अरे घर की शादी हो या किसी की भी हो, भाई घर की शादी है तो फिर अभी भी क्लास क्यों ले रहे हो? घर पे काम करवाओ। अभी वो कैटरिंग वालों का सामान भी तो भिजवाना होगा वापस। भाई ये बहाने मत करा करो भाई। देखो क्लास में आओ, या तो पूरा काम करके आओ या फिर मत आओ।
बस, ताकि सुनना ना पड़े, क्योंकि मैं तो सुनाऊंगा फिर। तो ऐसे मत करो, ठीक है। और मुझे लगता है पिछली क्लासेस भी मतलब सारी नहीं देखी होंगी, मुझे पता है। और क्वेश्चंस इतने ज्यादा तो थे नहीं, 12-13 क्वेश्चंस थे। अभी मॉर्निंग में उठ के भी किए जा सकते थे। तनु, आपने कर लिए क्वेश्चंस? तनु, निकिता? यस सर, कुछ कुछ किए हैं। निकिता कर लिए? नहीं सर, नहीं कर पाई। क्यों? आप भी शादी में गए थे? नहीं तो, फिर क्या हुआ, क्यों एग्जाम नहीं चल रहा है किए? ना सर, बताओ। इसलिए। पेपर चल रहे हैं आजकल। अरे भाई, तो कल क्लास ली थी? नहीं, कल नहीं ली थी। करो भाई, थोड़ा सा तो टाइम निकाल लो। जी। क्योंकि ऐसा है, क्वेश्चन अगर नहीं करोगे, चलो मान लो पेपर अगर चल भी रहे हैं, तो क्वेश्चन अगर नहीं करोगे तो फिर कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा बताओ? तो खाली क्लास लेने से कॉन्सेप्ट थोड़ी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस भी तो करने पड़ेंगे ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है, सर्कुलर मोशन, फिर वो कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक है सना। अंजलि, आज शाम तक हो जाएंगे क्वेश्चंस? ठीक है, फिर शाम को मेरे को क्वेश्चंस करके और पीडीएफ बना के भेज देना, फोटो खींच के। ठीक है। तो अभी देख लो करने कैसे है, समझ भी लो। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें क्या था कि कंसीडर अ वेक्टर ए that lies in xy plane if ax and ay are the magnitude of its x and y components respectively. सना प्लीज छेड़खानी मत करो। चलो ठीक है। तो ए एक्स और ए वाई जो है आपके मैग्नीट्यूड है एक्स और वाई कंपोनेंट के, तो आपको बताना है कि ए जो है वो हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बताओ क्या है इसका आंसर। ये तो इजी सा ही है। ए। ए। सर ए। ए। ठीक है, फिर ए है इसका आंसर। कल मैंने बताया था आपको, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है आपका, वेक्टर इंटू कॉस थीटा। मतलब वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर वेक्टर क्या है, ए है, तो ए का मैग्नीट्यूड ए मान लिया यहाँ पर। और ए कॉस थीटा आई कैप हो जाएगा। ठीक है, आई कैप क्या दिखा रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी डायरेक्शन दिखा रहा है। और ए साइन थीटा जे कैप जो है वो आपका वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा जे कैप, और ए साइन थीटा जो है वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। तो ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर q इज 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स y कंपोनेंट इज 4, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स x कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इज। क्या होगा भाई इसका आंसर? 3। बी। जी। सर बी कैसे निकाला बताओ? सर इसका ना वो मतलब वो फोर दिया था ना वेक्टर, वो फोर दिया था, और हमें वो निकालना था, थीटा निकालना था। तो इसको मल्टी क्लॉस वो पहले फॉर्मूला लगाया, cos थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा क्यों और निकालना फिर है इसमें? चलो ठीक है, तुमने थीटा निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फिर? उसके बाद F1 जो था वो था हमारा चलो ठीक है, ठीक है, मैं 2। समझ गया। तो देखो, इसको दो तरीके से किया जा सकता इसका है। आंसर निकाल सकते हैं 120। हाँ हाँ, समझ गया मैं। तो देखो, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। पहला जो अभी आरती ने बताया कि आप क्या करो, आपने क्या करा, मतलब इस तरीके से आपने इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया जो चीज इसमें दी गई है।
तो इसमें ये क्यू वेक्टर आपको दिया गया था, क्यू, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 के बराबर है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड जो वाई कंपोनेंट का, वाई कंपोनेंट मतलब ये परपेंडिकुलर वाली साइड, ये मान लो थीटा हो गया, तो परपेंडिकुलर वाली साइड इसमें 4 दी गई है, और ये वाली जो साइड है आपको एक्स वाला कंपोनेंट, ये इसका कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे, आप दो काम कर सकते हो। पहली चीज तो ये कि वर्टिकल कंपोनेंट आपको पता है क्या होगा यहाँ पर, क्यू साइन थीटा के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू आपको 4 दी गई है। अब क्यू आपको यहाँ पर दिया गया है 5, और साइन थीटा ये हो गया, और ये 4 हो गया, और साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। लेकिन ये 4/5 कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पर थीटा की वैल्यू, बताओ? इसको तो चेंज करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो कर क्या सकते हो, आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें सीधे सीधे क्या कर दोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बेस आपको निकालना है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दिया है, सिंपल सा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला, हाँ वो भी सही है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाला अगर लगाया है तो थीटा कहाँ पर दिया है मेरे ये तो बताओ श्वेता, थीटा कहाँ दिया है इसमें? मतलब क्यू का मैग्नीट्यूड। नहीं, क्यू का मैग्नीट्यूड तो ठीक है भाई, भाई यहाँ पर ये जो क्यू है ये आर है एक्चुअली में हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला कह रहे हो ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये तो कह रहे हो। तो यहाँ पर ये जो क्यू दिया है ये रिजल्टेंट है आपका, एक मिनट, हाँ रिजल्टेंट ही तो है, क्यू मतलब ये आर है, आर दिया हुआ है आपको, और एक वैल्यू मान लो पी की दी है, और क्यू नहीं दिया है यहाँ पर, और आपको क्यू निकालना है। अब थीटा भी तो नहीं दिया है, फिर तो कैसे निकालोगे, इसको तो यूज कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकाल सकते हो। और एक चीज ये भी ध्यान रखो, हो सकता है आपने 6, 7th या 8th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, किसी ने पढ़ा है क्या, बोलो? नहीं पढ़ा क्या? अरे इसका मतलब ये होता है कि जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब है, जैसे 3, 4 और 5 ये 3 नंबर्स हैं, तो इसका मतलब होता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, एक बार टॉपिक सर्च कर लेना गूगल पे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये सारे होते हैं। मतलब कि ये है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो भी होता है, जो भी 3 नंबर का कॉम्बिनेशन होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर, उसमें क्या होता है कि दो के स्क्वायर का सम तीसरे वाले स्क्वायर के बराबर होता है। तो वही चीज आप डायरेक्टली यहाँ यूज कर सकते हो, आपको पाइथागोरस थ्योरम लिखकर अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। आपको ये दिया है कि मैग्नीट्यूड यहाँ पर वेक्टर का 5 है, और दूसरा जो आपको 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पहले ये चीज पता लगे कि भाई पाइथागोरस थ्योरम अगर लगेगी तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग जो तीसरी वाली साइड यहाँ बचेगी वो 3 के बराबर होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसका जस्ट डबल कर दो तो ये 6 मिल जाएगा, ये 8 मिल जाएगा, ये 10 मिल जाएगा। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करोगे तो आपको इक्वल टू में 10 का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, ऐसी तरीके से काफी सारे और भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, उन्हें चाहो तो एक बार गूगल पे सर्च करके थोड़ा बहुत देखकर उन्हें याद कर सकते हो, सो दैट कभी भी पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली कर सकते हो बिना पेन को यूज करे। ठीक है, तो वो चीज भी यहाँ पर की जा सकती थी, तो वो टाइम बचाने के लिए होता है, तो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेक्टर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, or if its rectangular component in the horizontal direction is 50 Newton, then its magnitude in the vertical direction is, क्या है इसका आंसर भाई, बताओ? सी, सी कह रहे हैं, और सी आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये भी इजी सा ही क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ इतना नहीं करना था। एक वेक्टर आपको दिया है, मान लो मैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो यहाँ पर एक हमें वेक्टर दिया हुआ है जो कि 60 डिग्री से यहाँ पर इंक्लाइंड है विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ इसने जो है एंगल 60 डिग्री बनाया हुआ है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल से अगर 60 डिग्री एंगल इसने बनाया हुआ है, और ये बोला है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो है आपका 50 न्यूटन।
तो ये पूछा है कि भाई यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये चीज। ठीक है, मान लो ये y है और इसका ये रिजल्टेंट भी आपको नहीं पता। तो आपको एक चीज ये पता है कि ये जो 50 न्यूटन है, मान लो अगर मैं इस वेक्टर को ए वेक्टर मान लेता हूँ, जिस वेक्टर को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया उसको मैंने ए वेक्टर अगर मान लिया, तो एक्चुअली में ये 50 न्यूटन जो वैल्यू है ये ए कॉस थीटा की रही होगी। ठीक है, ए कॉस थीटा की वैल्यू रहेगी, और ए कॉस थीटा में थीटा मेरे को पता है क्या है, 60 डिग्री है, तो कॉस 60 हो जाएगा इक्वल टू 50 न्यूटन हो गया। तो ए कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू 50। तो ए की वैल्यू मेरे को यहाँ से 100 न्यूटन मिल गई। तो ए इज इक्वल टू मेरे को अगर 100 न्यूटन मिल गया यहाँ पर 100, तो आप जो है वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि क्या होती है, ए साइन थीटा के बराबर, यानी कि 100 इंटू साइन 60, यानी कि 100 इंटू साइन 60 इज √3/2। तो 2 से गया 50, 50 √3, यानी कि 50 को आपने 1.73 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो लगभग 87 न्यूटन जो है वो इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है ये। तो अब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको रिजॉल्व करना अच्छे से समझ आ गया होगा कि वेक्टर का रेजोल्यूशन का मतलब होता क्या एक्चुअली में। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, 3 वेक्टर्स आर गिवन एज p इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप, q इज इक्वल टू 6i माइनस 8j एंड r इज इक्वल टू 3/4i कैप माइनस j कैप, देन which ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बताओ भाई, ये किसने करा है? सर बस P और Q का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, तो क्रॉस प्रोडक्ट P क्यों और Q तो निकाला? पैरेलल आ रहे हैं क्योंकि उनका जी। अच्छा, कर सकते हो वैसे, लेकिन नहीं, किसका किसका निकाला आपने क्रॉस प्रोडक्ट? तीनों का निकाल दिया? नहीं सर, P और Q का निकाला है क्रॉस प्रोडक्ट, तो 0 आ रहा है उनकी वैल्यू, तो आर का क्या यानी कि किया P फिर? और Q पैरेलल है। और आर नहीं है? इसको पूरा नहीं सॉल्व किया। भाई तो इतना तो करना ही नहीं था ना। देखो ये क्वेश्चन होना कैसे था एक्चुअली में, P की वैल्यू जो है आपको यहाँ पर दी गई है 3i माइनस 4j कैप। ठीक है, Q की वैल्यू जो आपको दी गई है वो आपको दी है 6i माइनस 8j कैप, और यहाँ पर R की जो वैल्यू आपको दी गई है वो दी है 3/4i माइनस j। ठीक है, ऐसे दी है। तो अब आपको करना क्या है यहाँ पर, आप मतलब एक चीज अगर देखोगे तो ये वेक्टर आपको एक दूसरे के मतलब मल्टीपल्स के फॉर्म में दिखेंगे। कैसे दिखेंगे वो चीज मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अगर मान लो आप क्या करते हो, यहां से अगर 2 आप कॉमन निकाल लेते हो तो आपके पास क्या बचता है, 3i माइनस 4j बचता है। ठीक है, तो अगर देखो कोई भी वेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें आपको ये आई जे के कंपोनेंट सेम मिल जाते हैं, बाहर कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई किया हो, तो इसका मतलब है कि वो पैरेलल होंगे। देखो ये जैसे P और Q आपको वेक्टर यहाँ पर दिख रहे हैं, तो इसका देखो मतलब क्या है, जब आप इनको प्लॉट करोगे ना, मान लो यहाँ पर आप एक्स वाई एक्सिस पे इनको प्लॉट करते हो, ये y हो गया, ये x हो गया, तो एक्स वाई एक्सिस पे अगर आप प्लॉट करते हो तो मैं इसको लिख लेता हूँ, जैसे मान लो ये 2 हो गया, सॉरी ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, और एक ऊपर और ले जाते हैं यहाँ पर 8। ठीक है, तो ये 1 से लेके 8 तक मैंने इसको यहाँ पर प्लॉट कर लिया, 5 6 7 8। उसी तरीके से ये 0 है, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो यहाँ पर पहला वाला जो पी वेक्टर है वो है आपका 3i कैप माइनस 4j कैप। आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो 3i कैप यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया हमें 3i कैप के लिए, और 4j कैप यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर 4j कैप। तो इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं और 3 तक ले जाऊं और ये 3 पे मिला दूं जाके, तो यहाँ पर ये जो मेरे को पॉइंट दिख रहा है, ये वाला जो जो मेरा किसका यहाँ पर इंटरसेक्शन है, 3i कैप का और 4j कैप का, तो ये वेक्टर जो मुझे मिल गया, ये वेक्टर कौन सा बन गया, पी वेक्टर बन गया। दूसरा अगर आप वेक्टर देखोगे ये 6i कैप माइनस 8j कैप वाला, तो यानी कि 6i कैप एक्स एक्सिस में मेरे को 6 तक जाना पड़ेगा और वाई एक्सिस में मेरे को 8 तक जाना पड़ेगा। तो 8 वाली लाइन को अगर मैं इधर एक्सटेंड करता हूं और 6 वाली लाइन से यहाँ पर मिला देता हूं, तो मुझे यहाँ पर जो वेक्टर ये मिलेगा, वो ये वाला जो इस पॉइंट पे जो मिलेगा वो मेरा क्यू वेक्टर हो जाएगा, और मेरे को मिलाना इसी से पड़ेगा। तो आप एक चीज यहाँ पर ये नोटिस करोगे कि ये दोनों सेम पाथ को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जब मैंने इसमें से 2 कॉमन निकाला तो इसका मतलब ये हो गया कि Q का जो हमारा मैग्नीट्यूड रहेगा वेक्टर का वो P का डबल होगा। आप ये चीज ग्राफ से भी समझ सकते हो, इसीलिए मैंने ये ग्राफ बना के आपको दिखा दिया। तो कभी भी आपको दो ऐसे वेक्टर या दो से ऐसे ज्यादा वेक्टर कभी भी दिखते हैं जिसमें आपको लगता है कि इसमें हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, और कॉमन निकालने के बाद उसका जो एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट सेम आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, एक ही लाइन पर लाई करेंगे। और जो बाहर मल्टीपल आया है उस मल्टीपल का मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स ज्यादा है। तो Q इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस आया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ P, यानी कि P वेक्टर का जितना मैग्नीट्यूड रहेगा उसका डबल आएगा यहाँ पर। ठीक है, एक्चुअली में क्या आएगा, उसका डबल आएगा मैग्नीट्यूड। तो ये ग्राफ से आपको पता लग गया। लेकिन अब थर्ड वाले वेक्टर का आप क्या करोगे, तो थर्ड वाले वेक्टर को भी आप देख लो, इसको कैसे करना है। ठीक है, इसको भी आप मतलब क्या कर सकते हो, जैसे इन्होंने क्या करा है, अब 3/4 आई कैप माइनस जे कैप था। ठीक है, इसमें इन्होंने ब्रैकेट लगाया कि नहीं लगाया, 3/4 आई कैप। तो यहां पर जो है ये 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप है, ये 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप है। ठीक है, तो यहां से अगर आप मान लो 3 निकाल लो और 4/3, आई थिंक इसमें से भी कुछ कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, देखो सपोज मैं इसको क्या करता हूँ ना, मैं अगर इसको ऐसे कर देता हूँ, मान लो 4 मैं क्या करता हूँ इसमें से कॉमन निकाल लेता हूँ आर वाले में से, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो ये 3 आई कैप बचा, नहीं 4 नहीं, 1/4 कॉमन निकालना पड़ेगा। अगर सपोज मैं 1/4 यहां से कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा, 3 आई कैप बचेगा माइनस 4 जे कैप बचेगा। समझ आ रही है बात। अगर मैं 1/4 को इसमें से कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर मेरे पास 3 आई कैप बचेगा और माइनस 4 जे कैप बचेगा। ठीक है, बिकॉज अगर 1/4 को आप दोबारा से हम अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, 3/4 आई कैप मिल जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा, 4/4 जे कैप मिल जाएगा। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 3/4 आई कैप, 4/4 कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि ये जे कैप वापस से वही मिल गया। तो जब आप इसमें से 1/4 कॉमन निकालोगे तब आपको ब्रैकेट में वही सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा 3i माइनस 4 जे कैप का। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये तीनों के तीनों वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको अगर पैरेलल देखना है कभी भी वेक्टर इस फॉर्म में दिए हैं तो आपको ये चीज करके देख लेनी है। बस कॉमन उसमें से निकल रहा है, अगर उसमें आई कैप और जे कैप वाला पार्ट जो है अगर कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, और ये ओके वाले सर। वेक्टर कैसे हैं, हमारे कोलिनियर भी हैं बिकॉज ये एक ही लाइन से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सभी को, ये वाला क्वेश्चन। यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें। चलो ठीक है फिर, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपके उसके अकॉर्डिंग, तो कंसीडर वेक्टर्स ए बी एंड सी एज। ठीक है, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी दिया है। तो आपको बताना है कि अगर मान लो कोई वेक्टर टी है जो कि ए प्लस बी माइनस सी से बन रहा है तो उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा। बताओ भाई, इजी सा क्वेश्चन है ये। सी, ठीक है, और सी कह रहे हैं, सी, और किससे नहीं हुआ ये वाला।
अजय ये क्वेश्चन किया है? नो सर। जना से नहीं हुआ। कनिष्का आपने किया है? यस सर। ये वाला क्वेश्चन किया है? यस सर। क्या है आंसर फिर बताओ। सर एक मिनट, क्वेश्चन नंबर बताना एक बारी, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है, मैंने 1 2 3 लिखे ना। 1 2 3 लिखे हैं तो 1 2 3 के अकॉर्डिंग फिफ्थ वाला जो है, जिसमें 3 वेक्टर ए बी सी दिए हैं और टी वेक्टर की वैल्यू आपको दी है प्लस बी माइनस सी, तो उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा? सर सी आ रहा है शायद आंसर। सी। चलो देखो, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। आपको पता है कि टी वेक्टर इन्होंने बोल दिया है कि भाई टी वेक्टर क्या है, ए प्लस बी माइनस सी है। ठीक है, तो अब टी वेक्टर में जब आप ए प्लस बी माइनस सी करोगे तो आपको ये पता है जब भी आप एडिशन करते हो या सब्ट्रैक्शन करते हो किसी भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर का, तो आप आई वाले कंपोनेंट साथ में लेते हो, जे वाले साथ में लेते हो और के वाले साथ में लेते हो। तो आपसे ये बोल रहा है कि भाई वाई वाला कंपोनेंट क्या होगा। वाई वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? जिसके साथ जे कैप आता है। तो जे कैप वाले जो कंपोनेंट होंगे उसके साथ ये वाला ऑपरेशन लगा दो। तो यहां पर ए वाले में जब आप देखोगे तो ए वाई जे कैप है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आपका बी वाला जो वेक्टर है उसमें बी वाई जे कैप है, जे कंपोनेंट। और सी वाला जो वेक्टर है वो वहां पर आपका माइनस यहां पर हो जाएगा, और सी वाला जो यहां पर लेंगे वाई जे कैप ले लेंगे। तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या करा है, वाई कंपोनेंट का एडिशन कर दिया। इसी तरीके से अगर पूरा वेक्टर का करना होता तो हम आई वाले भी लेते और के वाले भी लेते। ठीक है, तो अब ये सिंपल क्या हो जाएगा, जे अगर आप बाहर निकाल लोगे तो ए वाई आई कैप, सॉरी ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई, और बाहर से जे कैप हो जाएगा। ठीक है, अब जे कैप का मतलब यही है कि वाई डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर इसमें होगा वो आपका सी वाला हो जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई, इतना। ये है हमारा वाई कंपोनेंट। क्लियर है सभी को? सर। यस सर। ठीक है, इजी सा यस तो था ये, सर। इसमें इतना क्या दिमाग लगाना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। बताओ भाई, ये तो करवा रखा है कई बार मैंने। क्या आया इसका आंसर? सी। ठीक है, कामिनी ने बोला सी, कनिष्का सी, और दिव्या ने सी बोला है, तनु ने सी बोला है। अजय आपने नहीं किया है क्या ये? नहीं सर, ये भी नहीं किया। तो किया क्या है फिर ये बताओ, क्या नहीं किया सर, है? किया हूँ। ये वाला क्यों नहीं किया? जब ऐसे हम 3 4 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं तो तब क्यों नहीं हो रहा है ये? बोलो। यस सर। रिजल्टेंट निकालना था दो वेक्टर का, मतलब इनको ऐड अप कर देना था, और ऐड करने के बाद इनके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना था। ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड से उस वेक्टर को डिवाइड कर दो। कितना इजी सा तो था ये। ये वाला नहीं आया। देखो, सी वेक्टर आपको, मान लो हम सी वेक्टर मान लेते हैं कि इनका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट जब भी वो बोल रहा है इसका मतलब कि उनका सम जो वेक्टर का रिजल्टेंट है, मतलब उनका एड अप होके कितना आ रहा होगा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया। मान लो कोई वेक्टर सी हमने मान लिया, तो रिजल्टेंट का मतलब है कि उन दोनों का एडिशन या उन दोनों का सम। अगर कुछ ऐसा बोला होता कि सब्ट्रैक्शन कितना होगा अलग से बोला होता तो आप वो वाला साइन यूज करते। जब रिजल्टेंट बोला है तो इसका मतलब उन दोनों का एड अप होके या सम होके टोटल कितना आ रहा है, उसकी डायरेक्शन में आपको यहाँ पर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी आपने मान लिया। ए प्लस बी जब आप करोगे तो आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के साथ एडअप करोगे। तो यहाँ पर -3 आई है और 2 आई है, टोटल कितना हो जाएगा? -i हो जाएगा जोड़कर। ठीक है, फिर -2 जे कैप है +4 जे कैप है, टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा? +2 जे कैप हो जाएगा। फिर -3 के कैप है +6 के कैप है, टोटल कितना हो जाएगा? +3 के कैप हो गया। ये आपको मिल गई सी वेक्टर की वैल्यू। सी क्या है एक्चुअली में? ए प्लस बी है, रिजल्टेंट है इनका। अब इसकी डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो वेक्टर को।
क्योंकि आपको पता है अगर मान लो ये सी कैप अगर आपको निकालना है तो एक्चुअली में क्या होगा, सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सी वेक्टर हमने निकाल लिया, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना होगा, ये वन का -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया यहाँ पर, ये नीचे हो जाएगा आपका √1 + 4 + 9, 9 4 13, 13 + 1 14। तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर √14। बस ये आंसर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो सी वाला इसका आंसर है। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने तो आपको काफी पहले भी करवाए हैं। आप समझ आ गया आरती? यस सर। अजय आपको समझ आ गया? आ गया सर। मधु आपने करे हैं क्वेश्चंस? यस सर, कर रखे हैं ठीक है। सर। ये वाला सेकंड वाला आ रहा था, अभी देखा तो हो गया। क्या चीज? ये सेकंड आ रहा था मेरा, पर मैंने अभी चेक किया ना तो हो गया सही। अच्छा नहीं, देखो ऐसा है, कोई भी कैलकुलेशन किया करो ना, तो जैसे जैसे कैलकुलेशन कर रहे हो, मान लो एक लाइन आपने लिख ली कैलकुलेशन करके, तो उसको एक बार चेक कर लिया करो दोबारा से। क्योंकि क्या होता है, कभी मान लो यहां से लेके यहां तक की पूरी कैलकुलेशन है, आपने यहां पर चेक नहीं करा और आप यहां पहुंच गए और आंसर कुछ और आ गया, तो क्या होगा, पूरा गलत हो जाएगा। इससे अच्छा है जब आपने एक लाइन कैलकुलेशन कर ली है तो उसको एक बार चेक कर लो कि साइन वाइन सब ठीक है नहीं है, उसके बाद सेकंड लाइन पे आ जाओ कैलकुलेशन करने के लिए, फिर थर्ड लाइन पे आ जाओ, ऐसे आगे बढ़ते रहा करो, तो कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो इनिशियली अगर आप थोड़ा सा टाइम लगा लोगे तो उससे क्या है, हमारा सही आंसर आ जाएगा, बजाय उसके कि एक बार गलत आंसर आया और उसको फिर आप दोबारा से चेक करो। तो ऐसे कर लिया करो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फोर्सेस P एंड Q ऑफ मैग्नीट्यूड 2F एंड 3F रिस्पेक्टिवली आर एट एंगल थीटा विद ईच अदर, इफ द फोर्स Q इज डबल देन देयर रिजल्टेंट आल्सो गेट्स डबल देन द एंगल थीटा इज। बताओ भाई, बस यहाँ पर क्या था, सिचुएशन को यूज करना था, मेथड आपको पता ही है करना कैसे है। बी कह रहे हैं, कनिष्का बोल रही है बी, आरती बोल रही है बी, कामिनी आपका क्या है? स्नेहा ने भी बी बोला है, कामिनी को नहीं आया ये, ठीक है। कशिश ने भी बी बोला है, ठीक है। मधु आपका क्या है आंसर इस वाले का? सर बी आया है। बी आया है, ठीक है। तो बी आया है तो इसका मतलब आप ये क्वेश्चन समझ गए हो। देखो करना कैसे है, बस जो सिचुएशन दिया है उस पर ध्यान दिया करो। दो फोर्सेस दिए हैं आपको P और Q, P का मैग्नीट्यूड है 2F और Q का मैग्नीट्यूड यहाँ पर दिया है 3F, और इनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा। और लिखा है दूसरा कि अगर फोर्स Q को डबल कर दिया जाए, अब Q को अगर आप डबल करोगे यहाँ पे, तो मैं इसको मान लो Q डैश ले लेता हूं, तो डबल जब आप करोगे तो 3F का कितना हो जाएगा, 6F हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या लिखा है कि देन देयर रिजल्टेंट आल्सो गेट डबल। तो मान लो अगर मान लो P और Q थे, इनका रिजल्टेंट R है, और ये मान लो P है वापस से 2F, लेकिन इसके साथ हमने क्या करा है, Q को हमने डबल करा है, P को डबल नहीं करा। P के बारे में देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो P को डबल किया नहीं मतलब P सेम रहेगा, Q को हमने डबल कर दिया तो हमने उसको Q डैश मान लिया। क्लियर है? तो इसे भी मान लो P डैश ही मान लो, P डैश हमारा P के बराबर ही है, तो Q को हमने डबल करा तो Q डैश हो गया। इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। देन देयर रिजल्टेंट आल्सो गेट्स डबल, तो इनके बीच का जो रिजल्टेंट है वो भी हमारा क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो R डैश की वैल्यू जो है वो 2R के बराबर यहाँ पर हो चुकी है। अब इसे करोगे कैसे, पहले वाले केस को लो, फर्स्ट वाला जो केस है यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू √P² + Q² + 2PQ cos थीटा, ये चीज आपको पहले से मालूम है। तो R की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, √P की वैल्यू देखो कितनी है, 2F है, तो 2F का स्क्वायर जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 4F² हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, F इंटू F, F²। तो 2F का स्क्वायर कितना हो गया, 4F² हो गया। Q² का मतलब क्या है, 3F का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, F का स्क्वायर F², ठीक है। तो ये कितना हो गया, 9F² हो गया, प्लस 2PQ cos थीटा, मतलब 2 इंटू 3F, 2PQ cos थीटा, यहां पर लिख दो cos थीटा। तो R की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी हो गई, 4F², 9F² कितने हो गए, 13F² प्लस 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये आपका 12F² cos थीटा हो गया, ये मिल गया आपको। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, F² अंदर कॉमन निकाल लो, तो ये कितना बचेगा अंदर आपके पास, 13 + 12 cos थीटा,
ये निकाल लिया। अब ये एफ स्क्वायर अगर रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पर एफ बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, कितना बचा अंदर 13 प्लस 12 कॉस थीटा। तो अभी इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब दूसरी जो सिचुएशन दी थी उसको हम यूज करेंगे आर डैश वाली, ठीक है। तो आर डैश जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी डैश का स्क्वायर प्लस क्यू डैश का स्क्वायर प्लस 2 p डैश क्यू डैश कॉस थीटा। ये सपोज मान लिया हमने। अब आर डैश जो है हमें पता है कितने के बराबर है भाई, 2r के बराबर है, तो मैंने इसको कर दिया 2r, ठीक है। p डैश जो है वो हमारा p के बराबर ही है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया था, तो वो कितना 2f ही है, तो उसको मैं क्या कर देता हूँ 2f कर देता हूँ, 2f का स्क्वायर प्लस q डैश का स्क्वायर। अब q डैश जो है वो यहाँ पर डबल हो गया था, मतलब 6f हो गया था, आपने देखा। तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे 6f का स्क्वायर कर दोगे प्लस 2 इंटू पी डैश क्यू डैश। पी डैश कितना है हमारा 2f है और क्यू डैश कितना है 6f है, इंटू कॉस थीटा हो गया, ये मिल गया। अब यहां पर क्या करोगे आप, ये 2r रहने दिया आपने इसको, इज इक्वल टू ये 4f स्क्वायर हो गया, ये 36f स्क्वायर हो गया, प्लस 2 2 जा 4 6 जा 24 f स्क्वायर कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है। ये मिल गया। उसके बाद 2r इज इक्वल टू 4f स्क्वायर और 36f स्क्वायर, कितना हो गया भाई 40f स्क्वायर प्लस 24f स्क्वायर कॉस थीटा। इसी तरीके से यहां पर भी आप क्या f बाहर निकाल सकते हो, अंदर क्या बचेगा 40 प्लस 24 कॉस थीटा, ये बचा, ठीक है। तो अब ये 2r की वैल्यू मिल गई। अब ये जो r आपको दिख रहा है, इस r की वैल्यू हम ये वाले सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये जो हमने निकाली थी। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा 2 इंटू आर की वैल्यू, आर की वैल्यू ऊपर हमने निकाली कितनी है, एफ अंडर रूट 13 प्लस 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में यही वाली वैल्यू रहेगी, एफ अंडर रूट 40 प्लस 24 कॉस थीटा। क्या आप सॉल्व कर लोगे इसे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हो, तो रूट हट जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो एफ स्क्वायर हो जाएगा, या एफ और एफ पहले कैंसिल कर दो, एफ एफ कैंसिल हो गए, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, 13 प्लस 12 कॉस थीटा, इधर राइट हैंड साइड में स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, कितना बचा 40 प्लस 24 कॉस थीटा, 4 13 जा 52, 4 12 जा 48 कॉस थीटा इज इक्वल टू 40 प्लस 24 कॉस थीटा। अब ये 52 माइनस 40 कर दोगे, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा 40, तो कितना इतना इधर कितना बचेगा 12 बचेगा, ठीक है। 52 माइनस 40 इज इक्वल टू 12 प्लस 48 में से 24 माइनस करोगे तो इधर कितना बचेगा 24 कॉस थीटा बचेगा इज इक्वल टू 0। तो 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू -12 कॉस थीटा इज इक्वल टू -12/24, यानी कि -1/2। थीटा कितना हो जाएगा, उस दिन पढ़ा था ना -1/2 कहां पर होती थीटा की वैल्यू, कॉस में 120 डिग्री पे। तो ये हो गया आंसर, समझ आ गया। चलो फिर अब ब्रेक ले लेते हैं, यस सर। फिर 10 मिनट के बाद मिलते हैं। सर हम्म सर अगर वहां पे स्क्वायर ना करे तो रूट से रूट नहीं कट सकता? हाँ काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो समझाने के लिए गया बस। ओके सर। नहीं वैसे रूट से रूट नहीं कटेगा, क्योंकि 2 भी है ना मल्टीप्लाई में उधर, अगर नहीं होता तो कट जाता। सबका आंसर ही अलग आता। हाँ ठीक है, इसलिए दोनों साइड बराबर चीजें लगानी पड़ती है।